गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक पहले वाले टॉपिक को ही कंटिन्यूसली हम कर रहे हैं। डीएनए प्रतिकृतिकरण, डीएनए रेप्लिकेशन, जिसका ये पार्ट थर्ड है। डीएनए प्रतिकृतिकरण का मतलब है पुराने डीएनए से नए डीएनए का निर्माण। इसके हमने कुछ मोड्स हमने पढ़ लिए थे कि 3 मॉडल्स जैसे दिए गए थे कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण किस मॉडल से हो सकता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से या कंजर्वेटिव मेथड से या डिस्पर्सिव मेथड से। तो हमने पढ़ा था कि मैसलसन और स्टॉल ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव कर दिया है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड या अर्ध संरक्षित विधि से होता है। इसके साथ साथ कुछ हमने और मॉडल्स पढ़े थे कि प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में किन किन मॉडल्स के थ्रू डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। प्रोकैरियोट्स का डीएनए सर्कुलर होता है या गोलाकार होता है, वृत्ताकार होता है, तो उसमें या तो थीटा मॉडल से या फिर रोलिंग सर्कल मॉडल से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जबकि यूकैरियोट्स का जो डीएनए है वो लीनियर डीएनए होता है और उसमें लीनियर तरीके से ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। आज के हम अपने इस वीडियो में इस बात का अध्ययन करेंगे कि डीएनए का रेप्लिकेशन होने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और कुछ बेसिक स्टेप्स के बारे में हम समझेंगे। रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन में क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। ए टेम्पलेट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्योंकि हमें पता है डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। डीएनए की जो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में है वो खुलता है, उसकी अनकॉइलिंग होती है और अनकॉइलिंग से दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो खुल जाती हैं और वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के रूप में आ जाती हैं और वो एक टेम्पलेट की तरह काम करती हैं, एक सांचे की तरह काम करती हैं। उसी को ही रीड करके उनके कॉम्प्लीमेंट्री सामने जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आकर के जुड़ते हैं। तो सबसे पहली आवश्यकता हमें एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की है जो कि टेम्पलेट की तरह काम करे। दूसरी आवश्यकता है रॉ मटेरियल्स और सबस्ट्रेट्स टू बी असेंबल्ड इनटू अ न्यू न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। हमारा जो पुराना सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसके सामने क्या जुड़ेंगे, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे। वो न्यूक्लियोटाइड्स ही रॉ मटेरियल हैं या सबस्ट्रेट्स हैं। जुड़ने जैसे कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे एडेनिन वाला बेस है तो उसके सामने थाइमिन जुड़ जाएगा, साइटोसिन वाला है उसके सामने ग्वानिन जुड़ जाएगा, ग्वानिन के सामने साइटोसिन जुड़ जाएगा, थाइमिन के सामने एडेनिन जुड़ जाएगा। तो वो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पर, लेकिन जो जुड़ रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स, और वो रॉ मटेरियल्स हैं। इसके अतिरिक्त हमें चाहिए कुछ एंजाइम्स और प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स दैट रीड द टेम्पलेट एंड असेंबल द सबस्ट्रेट्स इनटू अ डीएनए मॉलिक्यूल। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हमें कुछ एंजाइम्स और कुछ प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। मुख्यतः डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। नाम से ही समझ में आ रहा है कि डीएनए के पॉलीमर बनाएगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रेप्लिकेशन में मुख्य भूमिका निभाता है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स की भी आवश्यकता होती है जो हमारे एक तो डीएनए की अनकॉइलिंग के लिए ज़रूरी है, जैसे कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन SSBP। तो कुछ प्रोटीन्स जब डीएनए खुलता है तो उसे खोलने के लिए आवश्यक होती है, खोलने के साथ साथ उन्हें खुले रखने के लिए भी आवश्यक होती है, क्योंकि अगर वो खुले नहीं रहेंगे तो फिर से कॉइल्ड हो जाएगा और हमारा डीएनए रेप्लिकेशन अवरुद्ध हो जाएगा। तो कुछ प्रोटीन्स और एंजाइम्स इस डीएनए को खोलने के लिए, उसकी अनवाइंडिंग के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा टोपोआइसोमरेज एंजाइम है, हेलिकेज एंजाइम है, ये कुछ एंजाइम्स हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक होते हैं। हम इन्हें विस्तार से अपने अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमें बेसिकली हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक टेम्पलेट चाहिए, रॉ मटेरियल्स जो कि न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो चाहिए, और कुछ एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। अब आती है बात डीएनए के रेप्लिकेशन की डायरेक्शन की, कि किस दिशा में होता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नए न्यूक्लियोटाइड्स को पुराने न्यूक्लियोटाइड्स के डीऑक्सीराइबोज शर्करा के 3' सिरे के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उस पर ही नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने में सक्षम होता है। पुराने न्यूक्लियोटाइड्स के डीऑक्सीराइबोज शर्करा के 3' सिरे पर जो हाइड्रोक्सिल समूह है वहीं पर नए न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट समूह को जोड़ सकता है और वहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण करता है। इसलिए डीएनए का जो निर्माण है वो सदैव 5' से 3' सिरे की ओर होता है। डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज, हमेशा
5 प्राइम से 3 प्राइम से रिक्यूर होगा। हम इस डायग्राम के थ्रू इस प्रोसेस को ब्रॉडली समझ सकते हैं। ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये है हमारा रॉ मटेरियल या सबस्ट्रेट। इसके अंदर ये आपको डीऑक्सीराइबोज शर्करा दिखाई दे रही है, यहाँ से बेस जुड़ा हुआ है और यहाँ पर 3 फॉस्फेट समूह जुड़े हैं। इस पूरी संरचना को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट DNTP। ये जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा है इसमें सेकंड नंबर का जो कार्बन है उस पर ऑक्सीजन नहीं होने के कारण हम इसको डीऑक्सीराइबोज शर्करा कहते हैं। राइबोज शर्करा या डीऑक्सीराइबोज शर्करा दोनों ही 5 कार्बन से मिलकर बनी होती हैं। इस संरचना में आप देख सकते हैं पहले कार्बन पर बेस जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन पर H समूह है, तीसरे कार्बन पर एक H और एक हाइड्रोक्सिल समूह है, चौथा कार्बन है ये और 5वें कार्बन पे फॉस्फेट समूह जुड़े हैं, 3 फॉस्फेट समूह जुड़े हैं। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट DNTP। और ये हमारे रॉ मटेरियल्स हैं या सबस्ट्रेट्स हैं DNA रेप्लिकेशन के दौरान। ये आके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के सामने जुड़ जाते हैं। ये जो आपको ग्रे कलर की स्ट्रैंड दिखाई दे रही है ये ओल्ड या पेरेंटल स्ट्रैंड है, यानी पुरानी स्ट्रैंड है जो खुल करके अलग हुई है। ग्रे कलर की जो दिखाई दे रही है ये टेम्पलेट की तरह काम कर रही है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये 3 प्राइम सिरे पर है तो अगली बनने वाली जो है वो 5 प्राइम सिरे पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से नई स्ट्रैंड जो है वो कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि पुरानी वाली इस डायरेक्शन में है तो नई वाली इसके एंटी पैरेलल दिशा में बनेगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजन क्षारक है वो एडेनिन है, तो एडेनिन के सामने सदैव क्या जुड़ेगा, थायमीन। और एडेनिन और थायमीन आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे। ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है जो दोनों बेसिस के नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य बन रहा है। एडेनिन और थायमीन 2 नाइट्रोजन क्षारकों से जुड़े होते हैं। साइटोसिन और ग्वानिन 3 हाइड्रोजन एडेनिन और थायमीन 2 हाइड्रोजन बंधों से जुड़े होते हैं और साइटोसिन और ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बंधों से जुड़े होते हैं। ये रेड कलर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हाइड्रोजन बंध हैं। आप देख रहे हैं कि एडेनिन थायमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो एक तरीके से दोनों स्ट्रैंड्स को जो आपस में जोड़ रहे हैं वो क्या है, हाइड्रोजन बंध, जो कि नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य बनते हैं। और ये जो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स बन रही हैं ये बनती हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा, फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा। यहाँ पे हम इसके अंतिम सिरे में समझ सकते हैं ये हमारा सबस्ट्रेट है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है। और जो हमारा DNA पॉलीमरेज एंजाइम है ये देखिए ये पुराना जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है उसके 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल सिरे पर नया वाला जो न्यूक्लियोटाइड है वो आकर के जुड़ता है। जैसे ही वो आकर के जुड़ता है तो इसमें 3 फॉस्फेट समूह थे जिनमें से 2 फॉस्फेट समूह तो अलग हो जाते हैं और एक फॉस्फेट समूह जो है वो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना लेता है। ये देखिए ये दोनों फॉस्फेट समूह अलग हो गए और ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहाँ पर बना लिया है। ए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन द 2 न्यूक्लियोटाइड्स, 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण होता है। इस प्रकार से सदैव जो नई DNA स्ट्रैंड्स हैं, नए न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो पुराने न्यूक्लियोटाइड्स के 3 प्राइम सिरे पर जुड़ते हैं और वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। यहाँ पर हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं, ये देखिए ये ग्रे वाली जो है ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, रेड वाली जो है वो नई स्ट्रैंड है। पेरेंटल स्ट्रैंड जो है वो अनवाइंड हो रही है, खुलती जा रही है। जैसे जैसे रेप्लिकेशन बढ़ रहा है पीछे जो आगे की ओर जो DNA है वो अनवाइंड होता जा रहा है, खुलता जा रहा है, क्योंकि इनकी दोनों सिरे एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। यहाँ पर ये देखिए ग्रीन कलर में 5 प्राइम सिरा दिख रहा है और यहाँ पर ये 3 प्राइम सिरा दिख रहा है। तो इसका 3 प्राइम सिरे का ये वाला सिरा कौन सा होगा, 5 प्राइम सिरा ही होगा और 5 प्राइम वाले का लास्ट इधर का सिरा होगा वो 3 प्राइम होगा। तो यहाँ पर जो दोनों स्ट्रैंड्स साथ साथ बनेंगी वो भी क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। यहाँ पर जो बन रही है ये
लेफ़्ट टू राइट दिशा में बन रही है, और यहाँ पर जो नई स्ट्रैंड बन रही है वो राइट टू लेफ़्ट दिशा में बन रही है। क्योंकि यहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम है, तो बनने वाली तो हमेशा सदैव 5 प्राइम से 3 प्राइम ही बनेगी। तो ये इसके भी क्या होगी, विपरीत होगी। और ये वाली यहाँ पे इसका 5 प्राइम सिरा होगा, यहाँ पर इसका 3 प्राइम सिरा होगा। तो इस प्रकार से साथ साथ में डीएनए की अनवाइंडिंग भी होती जाती है, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स खुलती जाती हैं, और पीछे वाली जो स्ट्रैंड्स है उसमें दोनों दिशाओं में एक दूसरे के विपरीत दोनों दिशाओं में डीएनए का संश्लेषण होता जाता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं, एक राइट टू लेफ़्ट हो रहा है और एक लेफ़्ट टू राइट हो रहा है। यहाँ पे कुछ टर्म्स हमको समझने की आवश्यकता है। लीडिंग स्ट्रैंड किसे कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड किसे कहते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स किसे कहते हैं। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो साथ साथ में डीएनए की अनकॉइलिंग भी हो रही है दोनों स्ट्रैंड्स की, यानी दोनों स्ट्रैंड साथ साथ में खुल भी रही हैं, और जैसे जैसे खुल रही हैं सिंगल स्ट्रैंड बन रही हैं तो इनके सामने दोनों पर ही नए स्ट्रैंड्स का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे में कोई नेगेटिव टेंशन क्रिएट ना हो, कोई तनाव क्रिएट ना हो, उस तनाव को कम करने के लिए एक स्ट्रैंड जो है वो तो कंटिन्यूसली बनती जाती है, जबकि दूसरी स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूसली नहीं बनती, रुक रुक के छोटे छोटे खंडों में निर्माण उसका होता है। तो जो कंटिन्यूसली बन रही है डीएनए की, वो स्ट्रैंड जो कंटिन्यूसली बन रही है, जो लगातार बन रही है, उस स्ट्रैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। और डीएनए की वो स्ट्रैंड जो कॉन्टीन्यूसली नहीं बन रही है, छोटे छोटे टुकड़ों में बन रही है, उस स्ट्रैंड को हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। कंटिन्यूसली बनने वाली स्ट्रैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और जो कंटिन्यूसली नहीं बन रही है, लगातार नहीं बन रही है, खंडों में बन रही है, उस स्ट्रैंड को हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, और उन खंडों को हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, ये नाम उनके खोजकर्ता के नाम पे आधारित है। उन खंडों को हम, जो लैगिंग स्ट्रैंड पर जो खंड हैं, जो छोटे छोटे न्यूली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट्स हैं डीएनए के, उन फ्रेगमेंट्स को हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ग्रे वाली जो है ये पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है, इसकी अनवाइंडिंग हो रही है, साथ साथ में अनवाइंडिंग हो रही है। नीचे वाली जो स्ट्रैंड है ये लगातार बन रही है, जिसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और ऊपर वाली जो स्ट्रैंड है ये छोटे छोटे खंडों में बन रही है, इस स्ट्रैंड को हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और इन छोटे छोटे खंडों को हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं, ये लीडिंग स्ट्रैंड है जो कंटिन्यूसली डीएनए का निर्माण कर रही है, ये लैगिंग स्ट्रैंड है जहाँ पर डीएनए का संश्लेषण डिसकंटिन्यूसली है, और यहाँ पर ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं। इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। बाद में जाकर के ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स भी जो हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं, और ये भी कंटिन्यूस बन जाते हैं, लेकिन एक बार के लिए ये छोटे फ्रेगमेंट्स के रूप में होते हैं। डीएनए की जो होल मैकेनिज्म है, जिसमें इसके कुछ स्टेप्स हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन, उस होल मैकेनिज्म को हम डिटेल में अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।